पहली बार आए हैं, इनको बुलाया गया है पुलिस को दिखाने के लिए। रेज योर हैंड। बहुत सारे लोग हैं, 20% लोग हैं। बहुत अच्छा, आप सबका स्वागत करता हूं मैं यहाँ पे। और हालांकि बहुत सारे लोग हैं यहाँ जो जुड़े हुए हैं, वो एक पेपर पेन या एक प्रेजेंटेशन के थ्रू जुड़े होंगे। एक आपके कुलीग आए होंगे, उन्होंने बताया होगा और आप जुड़ गए होंगे उनको देख करके, समझ करके। जो नए लोग आए हैं उनके लिए बड़ा अच्छा लकी डे है, क्योंकि आज उनकी जिंदगी में प्रेजेंटेशन के साथ साथ, अपॉर्चुनिटी के साथ साथ एक ट्रेनिंग भी हो रही है। उनका विजन क्लियर बड़ी जल्दी हो जाएगा इसके बाद। ठीक है, सो एम की बात करते हैं। हर एक व्यक्ति का अपना अपना एक एम होता है कि नहीं होता? yes. होता है ना। और ये जो एम होता है, कईयों को छोटा होता है, कईयों को बड़ा होता है, कईयों का किसी के फील्ड में होता है, कईयों को किसी के फील्ड में होता है। पर जिंदगी में एक चीज मेरे को बड़ी कॉमन समझ में आई कि सबका एम कहीं ना कहीं पैसे में जाता है। यस और नो? यस। है ना? पैसे में कहीं ना कहीं एम फिट होता है कि भाई मेरे को जिंदगी में इतना पैसा कमाना है कि नहीं है? ये जो एम है ना, वो हमारा एम मैं आपको बताना चाहता हूं क्या है। फिर आप और हम मिलकर अगर ये एम को एक जैसा बना ले तो दुनिया के अंदर हम लोग एक बहुत बड़ा इतिहास रचने वाले हैं। बहुत बड़ा इतिहास रचने वाले हैं। वो क्या इतिहास है, कैसे है, वो सब हम यहां सीखने वाले हैं। आज यहां पे एक लाइफ चेंजिंग एजुकेशनल प्रोग्राम है आपके लिए। जैसे सर ने मेरे को बुलाने से पहले मैं बाहर बैठा था, खड़ा था, तो मैं सुन रहा था कि पिछले 2 साल में लगभग 200 से ज्यादा लोग करोड़पति बने हैं यहाँ से। तो वो 200 जो लोग थे वो इस तरह की भीड़ में से निकल कर आए। वो ऐसे लोग नहीं है कि जिनके साथ मैंने 1 to 1 बैठ के उनको बहुत कुछ सिखाया, नहीं। उनके अंदर देखने की, सुनने की, समझने की जो क्षमता थी वो और लोगों से ज्यादा थी। अग्रेसिव थे ज्यादा अपनी जिंदगी में जल्दी आगे बढ़ने के लिए। इस वजह से वो लोग, उन्होंने सीखा, समझा और जल्दी से जल्दी यहां पे पहुंचे। तो आप सभी के लिए अपॉर्चुनिटी आज लाइफ चेंजिंग का। जितने भी लोग यहां बैठे हैं, मैं एक ही चीज मानता हूं, 99% जो हल है वो है पैसा, है कि नहीं? yes. अपनी जिंदगी की 99% जो प्रॉब्लम है वो पैसे से हल होती है। 1% इमोशन से हल होता है, जिसको हम रिलेशन बोलते हैं। यस और नो? तो जो 99% है वो हम यहां बात करेंगे। बड़ा पावरफुल चीज है ये। कुछ लोग अपनी जिंदगी में इसको इग्नोर करते हैं। पैसे कमाने की जब बारी आती है फिर कहते हैं जी मैं तो ज्यादा पैसे कमाना ही नहीं चाहता। वो अपने आप से बहाने बनाते हैं। पर अल्टीमेट घर में कोई प्रॉब्लम होती है तो अपने दोस्त रिश्तेदारों के आगे ऐसे हाथ फैला के खड़े हो जाते हैं कि 50,000 रुपए देना, जरा घर में दिक्कत है। होता है कि नहीं होता? यस। जब पैसे कमाने की बारी आती है फिर लूज हो जाते हैं, बहाने बनाते हैं। पर जब जरूरत होती है तो ऐसे पैसा मांगने के लिए खड़े भी हो जाते हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आपको अपॉर्चुनिटी जिंदगी में मिल रही है उसको लो और अपनी जिंदगी को इतना सक्षम बना लो कि आप हमेशा ऐसे देने वाले बन जाओ, लेने वाले कभी ना बनो। ये मैं अपनी ट्रेनिंग के अंदर हमेशा इस बारे में बात करता हूं। सो आज आपके लिए क्रिप्टो एजुकेशन का प्रोग्राम है। और ये जो क्रिप्टो एजुकेशन का प्रोग्राम है, मेरे ख्याल से जितने भी लोग यहां बैठे हैं कभी किताबों में नहीं पढ़ा है क्या? नहीं पढ़ा। अब बात आती है, अगर नहीं पढ़ा तो इसको सीखने और समझने के लिए हमें थोड़ा सा एडवांस होना पड़ेगा। ठीक है? एडवांस कैसे होना पड़ेगा? सबने लंच कर रखा है, किया कि नहीं? यस। तो बहुत सारी सुस्ती भी आ रही होगी। खाना खाने के बाद तुरंत बैठ जाना, इसका मतलब क्या है? शरीर को कष्ट देना। आधा घंटा रेस्ट चाहिए होता है, पर रेस्ट मिला नहीं आपको, नहीं मिला ना? तो एडवांस होना क्या? वो भूल जाना है कि अपने को सुस्ती आ रही है। एडवांस का मतलब क्या है? थोड़ा सा बगल में ध्यान देना है अपने आजू बाजू वाले को। आपको लगे कि वो उसकी ऐसे थोड़ा सा आंखें बंद हुई, साथ के साथ ऐसे कोनी मार देनी उसको। हाँ जी, ऐसे कोनी मार देनी है ताकि वो जगा रहे, उसकी जिंदगी में भी बदलाव हो सके। ठीक है? और इससे भी बड़ा एडवांस क्या होना है कि आज तक आपने अपनी जिंदगी में जो किया है उसको इसके साथ, ठीक है जी, उसको इसके साथ रिलेट मत करना। इसको ऐसे समझना कि मेरी जिंदगी में कुछ नया है, ये इसको नए तरीके से मुझे समझना है। ये लास्ट वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब हम चलते हैं, हमारा विजन क्या है वो समझने से पहले एक बड़ा तगड़ा क्वेश्चन मार्क है, बहुत ही बड़ा क्वेश्चन मार्क है। जैसे कि मैंने बताया, अपनी स्टोरी बताई आपको, सबके पास अपनी अपनी स्टोरी होती है और ब्रेन की एक सेटिस्फेक्शन की एक कैपेसिटी होती कि नहीं होती? yes, है ना? हर एक आदमी जब ऐसे की बात करता है तो दिमाग में घूमता है, लगाना तो मैं 10 लाख चाहता हूं पर कहीं मेरे साथ क्या ना हो जाए?
Scam. सही बोल रहा गलत बोल रहा? Yes. यस और नो? मुद्दा यहाँ पे आके रुक जाता है। एक व्यक्ति आया, उसने सब कुछ दिखाया, आपको 100 करोड़ करने की प्लानिंग भी बताई, वो चला गया। आप दिमाग में क्या घूम रहा है? 1 लाख लगाने, 2 लाख लगाने, या कहीं पैसा डूब तो नहीं जा रहा? यस और नो? Yes. अब हमारा 99% ध्यान कहाँ है? डूब तो नहीं जा रहा। 0.01% क्या है? आया था बंदा, कुछ बता के गया था। अपॉर्चुनिटी 0.01% रह जाती है और 99.99% क्या रह जाता है? ये दिमाग में फंस जाता है हमारे पास। तो मैं अपनी 6 महीने की जो पीएचडी है वो आपके सामने रखने जा रहा हूं। जो मैं रखने जा रहा हूं एकदम सत्य है, तथ्य है, कोई इसको चैलेंज नहीं कर सकता पूरी दुनिया में। ओपन सेमिनार 2500 लोगों के बीच में भी ये बात बोलता हूं। अगर इसको कोई डिनाई कर दे इस पीएचडी के रिजल्ट को, तो मैं बैठा हूं आपके साथ। ठीक है कि दुनिया में चाहे वो छोटा स्कैम हो चाहे वो बड़ा स्कैम हो, होता कैसे है अगर समझ में आ जाए तो आप बच सकते हो स्कैम से। Yes. यस और नो? Yes. तो सबसे पहले हम यही क्लियर करेंगे, फिर आगे प्रोजेक्ट पे चलेंगे। देखो दुनिया का एक बहुत बड़ा स्कैम हुआ था क्रिप्टो के अंदर। ठीक है, इसको पहले मैं आपको रखता हूं, फिर मैं छोटे छोटे वाले एग्जांपल पे आऊंगा, फिर हम उसके आगे फिर प्रोजेक्ट के ऊपर चलेंगे। उसका नाम है OneCoin। ये क्रिप्टो का एक बहुत बड़ा स्कैम था। इसको स्कैम करने वाली एक लेडी थी जिसका नाम था रूजा इग्नाइटोवा, बुल्गारिया से है, जो जर्मनी के अंदर पड़ता है। एक लेडी थी जिसने कितने करोड़ का काम किया था? ये किया था $4 बिलियन का, जो 4000 करोड़ रुपए बोला जाता है इसको। यानी इस लेडी ने बुल्गारिया में बैठे बैठे पूरी दुनिया से 4000 करोड़ रुपए इकट्ठा कर लिया और स्कैम कर गई, और आज भी पुलिस इसको ढूंढ रही है, मिल नहीं रही। अब देखो, जिसके पास 4000 करोड़ आ जाए वो अपने प्लास्टिक सर्जरी करा सकता है? Yes, sir. पासपोर्ट भी चेंज हो जाएगा, कौन ढूंढ पाएगा उसको? कोई ढूंढ सकता है क्या? No, sir. जिसके पास 400 करोड़ हो वो भी कर सकता है काम, वैसे 40 करोड़ वाला भी कर सकता है ना? पर हम समझते हैं कि भाई ये तो मिल नहीं रहे अब। पर इन्होंने किया कैसे? 2014 से 16 2 साल के अंदर ये 4000 करोड़ का काम इन्होंने फिनिश कर दिया। अब ये दुनिया से गायब है दुनिया में ही है, पर कोई ढूंढ इनको नहीं पा रहा। ये समझते हैं कैसे स्कैम किया इन्होंने। OneCoin के नाम से एक वेबसाइट बनाया और पूरी दुनिया से उस वेबसाइट के माध्यम से 4000 करोड़ रुपए खुद अपने पास इकट्ठा किया। ठीक है जी? और वो 4000 करोड़ अगर एक व्यक्ति के पास हो तो कुछ भी कर सकता है। Yes. कुछ भी कर सकता है ना? नियत कभी भी बिगड़ सकती है। अब इसका छोटा सा एग्जांपल है। हमारे यहाँ पे छोटी छोटी कमेटीज चलती है, चलती है। Yes. कभी आपने सुना है कि कमेटी वाला बंदा भाग गया या उसने घपला कर दिया? सुना है सर। अब वो ऐसा क्यों करता है? मान लो 10,000 की कमेटी है, 20 लोगों ने डाल रखी है, 2 लाख रुपए जमा हुआ और 2 लाख में गेम कर गया। वो क्यों कर गया? कंट्रोल पावर उसके पास, 2 लाख रुपया उसके पास पड़ा था। अब वो उसके साथ कुछ भी डिसाइड कर सकता है। तो 4000 करोड़ मैडम के पास आया, लेके भाग गई, गायब हो गई, अब वो नहीं मिल रही। तो दुनिया में जितने भी स्कैम होते हैं पैसे को लेकर के, चाहे वो कोई भी स्कैम हो, एक बकेट में पैसा कहीं भी इकट्ठा होगा तो स्कैम होगा ही होगा। आप दिल्ली में रहते हैं, गुड़गांव में रहते हैं, ये तो हमारे हिंदुस्तान का दिल है। यहाँ से एक हिस्ट्री है, मतलब हिस्ट्री क्या है, ये तो कंटिन्यू हिस्ट्री है कि भाई कितनी कंपनियां आती हैं, कोई 1% डेली देती है, कोई 2% देती है, कोई 5% देती है, कोई 3 महीने चलती है, कोई 4 महीने चलती है। ऐसा है कि नहीं है? Yes. वो कंपनियां लोगों से पैसा इकट्ठा करती है बैंक में, फिर उसके बाद वो लेके गायब हो जाती है। ये सिंपल फंड है। आप लोगों का पैसा अगर एक व्यक्ति के पास जमा होगा तो डेफिनेटली भाग भी सकता है। मेरे ख्याल से तो 99.99% मेरे पास भी इकट्ठा होगा तो मैं भी भागूंगा। एक एग्जांपल देता हूँ, बड़ा सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। मैं अपने ऊपर इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मैं और आप एक ही है, सोचने का तरीका एक है। एग्जांपल कैसे देता हूँ? आपने घटनाएं सुनी है? एक दोस्त ने दूसरे दोस्त से पैसे मांगे, बहुत मजबूर था, दोस्त ने हेल्प कर दिया। इसने बोला मैं 4 महीने बाद दे दूंगा, अब 4 साल हो गए दे ही नहीं रहा। होता है ना? पहले हालत खराब थी, अब सुधर भी गई है, फिर भी नहीं दे रहा। होता है कि नहीं होता ऐसा? होता है जी। इसको कहते हैं माइंडसेट। पैसा आते हुए अच्छा लगता है, जाते हुए बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ये हमारे ब्रेन की एक बहुत बड़ी खूबी है। 1 लाख रुपए आ रहा हो, बड़ा मजा आएगा।
1 लाख में 1000 भी चला जाता है ना तो दिमाग खराब हो जाता है, 99 रह गया, 10,000 चला गया, 90,000 रह गए, 1 लाख चला गया, खाली हो गया जेब। अभी वो किसी के भी पैसे हो, पैसे अपने पास पड़े हैं तो अपने हैं। समझ रहे मेरी बात को? तो आज तक दुनिया में जो स्कैम है ये क्रिप्टो का सबसे बड़ा स्कैम है। मैंने आपको पहले ही इसलिए बताया क्योंकि ये जब तक क्लियर नहीं होगा ना, मैं जितनी बातें भी करता रहा हूं मीटिंग में, आपको समझ में नहीं आने वाली। और ये क्रिप्टो का प्रोजेक्ट, क्रिप्टो में जो स्कैम हुआ वो तरीका वही था, सेंट्रलाइज, जो आज दिल्ली में भी चल रहा है, पूरी दुनिया में चल रहा है। पैसा इकट्ठा करते हैं, भाग जाते हैं, पैसा इकट्ठा करते हैं, भाग जाते हैं, पैसा इकट्ठा करते हैं, भाग जाते हैं। आप करता कौन है? एक कंपनी बेस, एक बकेट में पैसा इकट्ठा होता है, वो लेके भाग जाते हैं। यही काम आज क्रिप्टो इंडस्ट्री में बहुत सारी जगहों पे हुआ है। बहुत सारे लोगों का नाम सुना होगा आपने, ये जैसे कि डास कॉइन है, प्लैटिन कॉइन है, बिज कॉइन है, जेडी कॉइन है, एटीसी कॉइन है, इसके अलावा अपना स्क्विड गेम टोकन आया था, बड़े शॉर्ट पीरियड में 2 महीने के अंदर ही बहुत पैसा 100-200 करोड़ रुपए लेकर लोगों का चला गया। ये वो प्रोजेक्ट्स हैं क्रिप्टो के अंदर जिन्होंने लोगों का पैसा अपने पास इकट्ठा किया और भागे, एज ए कंपनी बेस की तरह प्रोजेक्ट चला कर। समझ रहे मेरी बात को? अब कहानी क्या है? ये सब एक कंपनी बेस, एमडी बेस प्रोग्राम चलते हैं, सारे के सारे सेंट्रलाइज होते हैं, पूरी दुनिया का पैसा इकट्ठा होता है, आम लोगों को क्रिप्टो समझाया जाता है, जैसे मैं समझा रहा हूं वैसे ही समझाया जाता है, पर पैसा सारा कंपनी के पास इकट्ठा होता है और वो लेके भाग जाता है। आजकल एक सिस्टम चल रहा है, वो है डिसेंट्रलाइज स्वैपिंग बेस्ड सिस्टम। एज ए डिसेंट्रलाइज एमडी काम करता है, उसके अंदर पूरी दुनिया का बिटकॉइन, इथेरियम स्वैप के माध्यम से एक एमडी के अकाउंट में आ जाता है डिसेंट्रलाइज, और वो लेके भाग जाता है वो सारा का सारा, और वो फिर धरा का धरा रह जाता है। ठीक है? सो नाउ वी आर हियर टू डिस्कस अ बिग अपॉर्चुनिटी, स्कैम फ्री प्रोजेक्ट, और वो है पोलक्स कॉइन। ये इसलिए स्कैम फ्री प्रोजेक्ट है क्योंकि देयर इज नो एमडी, कोई मालिक नहीं है यहां पे किसी तरह का जिसको आप सबने मिलकर पैसा देना है। ठीक है? इट्स जस्ट लाइक अ गोल्ड। आगे हम बात करेंगे सारा का सारा कैसे ये काम करता है पूरा। सबसे पहले हम बात करते हैं माइंडसेट की। दुनिया में बदलाव होते हैं कि नहीं होते? यस। अब ये जब बदलाव होते हैं तो कोई बता के करेगा बदलाव? नो। हम लोग ही बदलाव कर रहे होते हैं, हमारी कम्युनिटी ही बदलाव कर रही होती है, उसी कम्युनिटी के अंदर चर्चाएं हो रही होती है, उसी कम्युनिटी के अंदर उसको एक्सेप्ट किया जाता है, उसी कम्युनिटी के अंदर उसको डिनाई किया जाता है। क्योंकि जब भी दुनिया में बदलाव हुए हैं, आप बैक फुट पे जाके देखो, उस वक्त कंफ्यूजन क्रिएट होता है। दुनिया 360 डिग्री पे घूम रही होती है, कुछ लोग मानने को तैयार होते हैं, कुछ लोग नहीं मानने को तैयार होते हैं। जो मानने को तैयार होते हैं वही प्रॉफिट और लॉस के हकदार होते हैं, और जिसने माना ही नहीं, उसका कुछ लगा ही नहीं, तो ना उसका नुकसान हुआ ना उसका, वो सिर्फ स्टोरी सुनाने जोगा रह जाता है, ओनली फॉर स्टोरी मैन रह जाता है। ठीक है? तो यहां पे क्या है? चेंज की बात करते हैं। दुनिया में अगर मैं बात करूं 1970 से, हमारे पास पुराने, अगर कोई बैठा है यहाँ पे, कोई बैठा है जी 1970 से? नहीं बैठे, चलो कोई बात नहीं। आपको इसलिए बोल रहे हैं, आपके बाल सफेद हो गए शायद, इसलिए पूछ रहे हो आप। क्या डेट ऑफ बर्थ क्या सर आपकी? 54 है। 1970 का दशक तो फिर तो है ना, बिल्कुल यंग मैन आप होंगे। आप सही बताइए, जो मैं बता रहा हूँ उस वक्त अपॉर्चुनिटी क्या होती थी पैसा कमाने की? कोई नौकरी करने जा सकता था? नौकरी संबंधित था। प्राइवेट नौकरी तो उस वक्त ज्यादा होती नहीं थी, है ना। प्राइवेट नौकरी का मतलब क्या था कि एक कोई दुकानदार है, उसके पास लग गए तो वो प्राइवेट नौकरी है। प्रोफेशनलिज्म, एडवोकेट बन सकते थे उस वक्त, है ना। बहुत सारी छोटी मोटी अपॉर्चुनिटीज थी, तो दो ही थी, सरकारी नौकरी करेंगे या प्राइवेट कोई हम लोग काम करेंगे। अब 1970 के अंदर अपॉर्चुनिटी बिजनेस के अंदर क्या थी, यहां थोड़ा सा समझते हैं हम लोग। ठीक है? या तो कोई एग्रीकल्चर करता था, वो बहुत ज्यादा था, सबके पास जमीनें थी, एग्रीकल्चर करते थे लोग। और अगर कोई चाहता था तो अपनी छोटी मोटी कोई दुकान खोल ले उस वक्त, या प्रोफेशन जैसे मैंने बोला कि कोई एडवोकेट बन ले, ठीक है, वकालत शुरू कर ले अपनी, इस तरह का प्रोफेशनलिज्म में आते थे। या कोई बड़ा बिजनेस करना चाहे तो बड़े बिजनेस की तरफ, पैसा है उसके पास, इन्वेस्टमेंट इकट्ठी कर सकता है तो बड़े बिजनेस की तरफ वो जा सकता था। ठीक बोल रहा हूं सर? यही अपॉर्चुनिटीज होती थी हमारे पास, yes. इससे अलावा कोई भी नहीं होती थी। और ये जो अपॉर्चुनिटी मैं आपको बता रहा हूं, आज के जमाने में ऐसा है क्या? हाँ जी, दुनिया बदल गई है ना, बदल गई है दुनिया, यानी दुनिया में कुछ बदलाव हुआ है, उस वजह से बहुत सारी चीजें बदल चुकी है। अब बदली क्या है ये हम थोड़ा सा देखते हैं।
1983 में एक रेवोल्यूशन आना शुरू हुआ, ठीक है, और वो क्या था? वो था इंटरनेट। क्या था सर वो? इंटरनेट। इंटरनेट है बड़ा छोटा सा, और उसने पूरी दुनिया बदल दिया। आज के टाइम एक यूट्यूबर महीने का 1 करोड़ भी कमा लेता है आज के टाइम पे। कमाता है कि नहीं कमाता? यस कमाता है। यस सर। मतलब है 8वीं पास है वो, पर उसके अंदर क्वालिटी है तो 1 करोड़ रुपए भी वो बना रहा है। अब क्या हुआ? इंटरनेट के आने से कुछ ना कुछ तो जिंदगी में बदलना शुरू हुआ। अब कितनी अपॉर्चुनिटीज है हमारे पास, कितनी सारी भयंकर टाइप से है। अब हम बात करें इसके अंदर कि भाई रेवोल्यूशन आया 95 में, हमारे को समझ में आया कितने 12 साल बाद हमारे को समझ में आया कि भाई इंटरनेट भी कोई चीज है। तो 95 के बाद बहुत सारी डेवलपमेंट हुई पूरी दुनिया के अंदर, इंडिया के अंदर खास करके डेवलपमेंट हुई, तो बहुत बड़ी बड़ी चीजें निकल कर आई। अमेज़न देख लो, घर बैठे बैठे आपको सामान मिल रहा है, खाना मिल रहा है, आप नहीं बाहर जाओ, घर बैठे बैठे सब कुछ आ जाएगा। सब कुछ आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। डॉक्टर भी आ जाएगा। यस सुनो, यस। हर चीज इंटरनेट के माध्यम से आप अपने दरवाजे तक ला सकते हो। ये इंटरनेट ने हमारे को इतना दिया, और इतना ही नहीं दिया, हर जगह पे बदलाव कर दिया, हर जगह पे बदलाव हुआ, अलग अलग सेक्टर में बदलाव हुआ। और 2008 में एक और सेक्टर है जिसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल सेक्टर और एसेट सेक्टर, जिसके अंदर हम लोग अपनी पूरी जिंदगी लगा देते हैं, वो भी बदल गए और बदलना शुरू हुआ। और वो फाइनेंस सेक्टर क्या है? जो हम कमाते हैं जिंदगी भर। क्या कमाते हैं हम लोग? पैसा, रुपया कमाते हैं अपनी जिंदगी में हम लोग, ठीक है। और एसेट क्या है? उस पैसे को जमा कर करके हम कुछ खरीदते हैं अपनी जिंदगी में, जिसको एसेट बोलते हैं। क्या खरीदते हैं हम लोग? जमीनें खरीदते हैं, सोना खरीदते हैं हम लोग, जमा करते हैं उसको। करते कि नहीं करते? ठीक है। तो फाइनेंस और एसेट सेक्टर के अंदर भी इंटरनेट के माध्यम से बहुत सारा चेंज और बदलाव होना शुरू हो गया। मैंने क्या बोला? हम लोग ज्यादा से ज्यादा जमीनें खरीदते हैं, खरीदते कि नहीं खरीदते? क्योंकि हम जानते हैं कि जिसकी जो ज्यादा जमीनें होगी वो मोटा आदमी होगा, अमीर आदमी होगा। सिल्वर गोल्ड जिसके पास ज्यादा होगा वो भी अमीर आदमी होगा। यस और नो? ठीक। अब ये जो एसेट्स है इनको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, हमारा कई सौ सालों से इसके ऊपर ट्रस्ट बना हुआ है। पर मुझे एक बात बताओ, जमीन का हलवा बना के खाते हो आप? नो। सोने चांदी का हलवा बना के रोज खाते हो? नहीं खाते। सिर्फ हम इसको खरीद के रख लेते हैं, अंगूठी बना के पहन लिया, कड़ा बना के पहन लिया, कहीं जाना हो पहन लिया, बाकी अलमारी में इसको लॉक लगा के रख दिया। ऐसा ही होता है। यानी कि ये ऐसी चीजें हैं जिसका इस्तेमाल हमारी जिंदगी में देखा जाए तो कुछ भी नहीं है, पर हमारा इस पे एक ट्रस्ट है। क्या है? ट्रस्ट है कि हम अपनी मेहनत की कमाई का पैसा जो जोड़ रहे हैं वो इस पे इन्वेस्ट करेंगे तो हमारा पैसा बर्बाद ऐसा नहीं है, गलत बात है। अब हम कहानी की दूसरी तरफ चलते हैं। आप लेने गए एक जमीन और आपको जमीन लेने की नॉलेज नहीं है। लेने के बाद आप चले गए उसमें 4 दीवारी कराने के लिए कि अगले साल घर बनाना है, चलो 4 दीवारी तो करा लें। पता लगा जैसे ही आपने ऐसे कुल्हाड़ा मरवाया, 1 ईंट डाली, एक बंदा आ गया, भाई साहब एक काम कर रहे हो, हमारी जिंदगी है, हमारा घर है, हमारा प्लॉट है, आप कैसे इस पे चढ़ गए? होता है कि नहीं होता? यस और नो? क्योंकि आपको नॉलेज नहीं थी जमीन लेने की, आपने फर्ज नहीं देखा, उसका रजिस्ट्री नहीं देखी, प्रॉपर चेक नहीं करवाया, आपने ध्यान नहीं दिया और आप फंस गए। ठीक इसी तरह आप लेने गए गोल्ड और पकड़ा दिया पीतल, तो नुकसान होगा कि नहीं होगा? तो जब हम गोल्ड लेने जाते हैं क्या करते हैं? हम चेक करते हैं हॉलमार्क है कि नहीं है, कितने ग्राम का है, क्या रेट है, मेकिंग कितना ले रहे हो, भाई डिस्काउंट भी करो, कितना कुछ करते हैं हम लोग। करते हैं कि नहीं करते? क्यों करते हैं? क्योंकि हमें पता है कि हमारे साथ धोखा हो सकता है। हर एक उस जगह पे हम अपना ध्यान लगाते हैं जहां पे पैसा इन्वॉल्व होता है। ऐसे नहीं लगाते हम पैसा, पर जो ऐसे लगा देते हैं उनके साथ नुकसान होता है। होता कि नहीं होता? एक जमीन पे हमारे जीरकपुर पे 9 रजिस्ट्रियां हो रखी थी एक टाइम पे। हमारे जीरकपुर पे मैं रहता हूं जहां पे 9 रजिस्ट्रियां और केस चल रहे हैं, केस चल रहा है और एक और रजिस्ट्री। ये भी हालात है। ये उनके साथ हुआ जब प्रॉपर्टी इंडस्ट्री आगे बढ़ रही थी और उस वक्त लोगों को मालूम नहीं था कि इसमें करना क्या है। ये उस टाइम की बात बता रहा हूं, क्योंकि अब लोगों को धीरे धीरे सारा समझ में आ गया है। तो मैं क्या कह रहा था, ये वो एसेट्स हैं जिन पर हमारा ट्रस्ट काम करता है। इनको बनाने वाली कोई कंपनी नहीं है दुनिया में। क्या गोल्ड को रिलायंस बनाती है? टाटा बनाती है? टेस्ला का मालिक बनाता है? सिल्वर को बनाता है?
जमीन को बनाते हैं, ये तो नेचुरल है, जमीन भी नेचुरल है, सिल्वर भी नेचुरल है, गोल्ड भी नेचुरल है, धरती से निकलता है, फिर इतना पावरफुल कैसे हो गया, ये समझना बहुत जरूरी है। अब ये पावरफुल कैसे होगा, कोई बताएगा? नया बंदा कोई बताएगा? नया जो भी नया है, कम्युनिटी। तो यहां पे क्या है, पूरी दुनिया में इनकी एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी है, जिसके वजह से आज इनकी वैल्यू और ट्रस्ट इसके ऊपर बनता है। अगर कम्युनिटी नहीं होती तो जीरो। अगर मैं बात करूं, गोल्ड से ज्यादा इस्तेमाल क्या होता है? लोहा, आयरन होता कि नहीं होता? और हमारा ट्रस्ट उस पर ज्यादा क्यों नहीं, हम लोहा का जमा क्यों नहीं करते? पंखे में क्या लगता है? तांबा देखो पंखा चलाता है, गोल्ड तो नहीं चलाता, ठंडी ठंडी हवा देता है, पर तांबे को इकट्ठा करते घर पे हम? नहीं करते। यूजेबिलिटी भी है, मेटल भी है, तब भी नहीं करते। क्यों? क्योंकि इसकी ट्रस्ट कम्युनिटी नहीं है। उसकी ट्रस्ट कम्युनिटी नहीं है कि वो हमें प्रॉफिट देगा, इस वजह से नहीं होता। यानी कि यहां पे दो चीजें सीखने वाली। पहली चीज, इनको बनाने वाला कोई एक कंपनी आदमी नहीं है। ये मेटल की बात करें तो धरती से निकाला जाता है, जमीनें हैं, जमीनों को डेवलप की जाती है, ऑलरेडी है, इसको मैन्युफैक्चर करने की जरूरत नहीं है। इसकी कम्युनिटी है, इसका ट्रस्ट है, जिस वजह से आज ये एसेट है। इसलिए हम लोग इस पे पैसा इन्वेस्ट करते हैं। नेचर ऑफ गोल्ड को अगर हम समझे थोड़ा सा, गोल्ड एक नंबर 1 एसेट है पूरी दुनिया का, जिस पर पूरी दुनिया चलती है आज के समय में। हमारे नोट जो छपते हैं वो गोल्ड के बेस पे ही छपते हैं, सभी को मालूम होगा, किताबों में भी पढ़ा होगा। यानी कि एक ऐसी चीज के बेस पे छपती है जिसका कोई माय बाप नहीं है, सिर्फ गोल्ड है। यानी कि इसकी कम्युनिटी है, पावरफुल है, इस वजह से आज जो नोट छपते हैं वो इसी के बेस पे। समझ रहे मेरी बात को? यानी कि बेस जीरो है, कोई कंपनी नहीं है इसको प्रमाणित करने वाला कि भाई ये मैंने बनाया है, इस वजह से इसमें किसी का नुकसान नहीं होगा। गोल्ड का रेट भी ऊपर जाता है और नीचे, सभी को मालूम है, 54 जाके 37 आया, फिर ऊपर आया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर जाया, नीचे आया। एसेट है, बाय सेल होता है, ऊपर नीचे जाएगा। यानी कि ये एक ऐसा पावरफुल चीज है, इसके नेचर को समझें। इसमें दो ही तरह की कम्युनिटी है। एक कम्युनिटी जो इसको ढूंढती है, माइनिंग करती है, धरती से निकालती रहती है, सिंपल फंडा है, उनके पास एक्सपर्टीज है, पैसा इन्वेस्ट करते हैं, मशीनें हैं इस तरह की, वो ढूंढते रहते हैं गोल्ड कहां मिलेगा, वो ढूंढते हैं और वो ढूंढ करके ट्रांसफर करते हैं बी कम्युनिटी में, जिसको बोलते हैं कंज्यूमिंग कम्युनिटी। हम लोग कंज्यूमिंग है, हम लोग गोल्ड पैदा नहीं करते हैं। करते हैं क्या? हम लोग जाते हैं समुद्र में जाके कहीं पे ढूंढने के लिए, जमीनों में खुदाई करने नहीं जाते? बहुत लफड़ा है। केजीएफ फिल्म देखिए, देखिए ना सबने, इतना लफड़ा हम लोग कर सकते हैं क्या? हम एक काम कर सकते हैं, दुकान में जाके खरीद सकते हैं, सिंपल फंडा। तो दो ही तरह की कम्युनिटी, ए और बी। ये निकालती है धरती से, फैक्ट्री में नहीं बनाती, रिलायंस का मोहर नहीं लगाती उसमें, बिल्कुल भी नहीं लगाती, ठीक है ना। एक कम्युनिटी हमारी जैसी जो दुनिया में बहुत बड़ी है, वो इसको कंज्यूम करती है। कंज्यूम कैसे करती है? हलवा बना के नहीं करती। धनतेरस हमारे इंडिया में एक दिन है, पैसा जमा करते हैं साल भर और कहते हैं उस दिन ना 10 ग्राम का सिक्का जरूर खरीद के लाना चाहिए, शुभ दिन होता है। ये सुन लो, अब क्या शुभ होता है मेरे को अभी तक समझ में नहीं आया। सिक्का खरीद के ला रहा था और वो चोरी हो गया, सिक्का खरीद के ला रहा था गुम हो गया, सिक्का खरीद के ला रहा था एक्सीडेंट हो गया, मृत्यु हो गई। अब क्या इसके अंदर क्या शुभ है मुझे समझ में नहीं आया। पर यह ट्रेंड बनाया गया है कि उस दिन खरीदारी का दिन होगा, बेचने वाले का भी मुनाफा होगा, खरीदने वाले का भी मुनाफा होगा, घर में एसेट आएगा। ये एक ट्रेंड है। सही बोल रहा हूं, गलत बोल रहा हूं? तो क्या है, दो ही तरह की कम्युनिटी है, इसको याद रखना, आगे आपको काम आएगा क्रिप्टो को समझने में। अब ये गोल्ड का एक ना चार्ट है प्राइस का, 10 ग्राम का, 1925 से लेकर 2011 तक का चार्ट है। 18 रुपए 75 पैसे का 1925 में 10 ग्राम का गोल्ड होता था, 1925 में। अगले 2 साल बाद 2025 आएगा, कितने साल हो जाएंगे? 100 साल पूरे हो गए। आज का जो प्राइस क्या चल रहा है आपको पता ही होगा, लगभग 60,000, 63,000 आज के टाइम पे, ठीक है। तो कितने गुना की रिटर्न मिली अपने को 100 साल में? 60,000 ही पकड़ लेते हैं, 20 रुपए रेट पकड़ लेते हैं इसका, 3,000 गुना हो गया, 3,000 गुना हो गया, 20 रुपए रेट भी है ना। पिछले 100 साल में इस फिजिकल एसेट ने, जिसकी पकड़ पूरी दुनिया में है, पूरी दुनिया के लोग इस्तेमाल करते हैं, सरकारें चलती हैं। आपको बोलूं कि गोल्ड अगर है तो कोई सरकार चल रही है, कोई देश चल रहा है। अगर उस देश का गोल्ड चोरी हो जाए ना, रिजर्व गोल्ड जो होता है जिसपे ये छपरे होते हैं, उसका चोरी हो जाए
तो वो देश ना फिर खत्म सारा। इसका एक मनी हाइस्ट करके एक सीरीज है, लास्ट सीरीज के अंदर जो देखोगे ना, वर्चुअल ट्रस्ट का पावर उसमें दिखाया गया, पूरा वर्चुअल ट्रस्ट का पूरा। वो सीरीज देख करके एक समझ में आता है कि भाई क्या ट्रस्ट है लोगों का, जिसकी वजह से ये गोल्ड है आज के टाइम। ठीक है ना? तो क्या है ये गोल्ड है जो इसकी रिटर्न 3000 गुना आई है। जो मैंने 2070 से बात करता हूं, 185 रुपए का प्राइस था, 60 रुपए है, तो कितनी रिटर्न है वो हमारे सामने है। 300% की जो रिटर्न है हमारे को मिली है यहाँ पे। अब हम बात करते हैं कि भाई ऐसा क्यों है। ट्रस्ट के साथ साथ इसमें दो फॉर्मूले काम करते हैं, लिमिटेड सप्लाई और हाई डिमांड वाला। ये बड़ा अच्छा फैक्टर है। जैसे मैंने बीच में बोला, तांबा ज्यादा यूज होता है पर उस पर ट्रस्ट नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि तांबा प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है, यूजेबिलिटी के लिए प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है, उसकी सप्लाई बहुत ज्यादा है, इसीलिए उसके अंदर एक फॉर्मूला फिट नहीं होता जिसको बोलते हैं लिमिटेड सप्लाई। डिमांड तो बहुत है, गोल्ड से ज्यादा डिमांड है उसकी, है कि नहीं है? हर एक कंपनी जो नया पंखा बनाने वाली आएगी तांबे का इस्तेमाल करेगी, जो भी नई कंपनी आएगी करेगी। वो जो हमारे इतने बड़े बड़े फ्लाइट उड़ते हैं उसमें भी इस्तेमाल होता है उसका। तो यूजेबिलिटी तो बहुत है पर ट्रस्ट खत्म हो जाता है क्योंकि लिमिटेड सप्लाई नहीं है, डिमांड उसकी बहुत ज्यादा है। तो गोल्ड के ऊपर लिमिटेड सप्लाई हाई डिमांड का फॉर्मूला फिट होता है, जिसके वजह से उस पर ट्रस्ट डेवलप हो जाता है कि भाई हम इसको लेंगे तो हमारा नुकसान नहीं होगा, प्रॉफिट हमारे को आज नहीं तो कल होगा, या रखे रहेंगे कोई बात नहीं, 10 साल 20 साल बाद हमारे बच्चों को काम आएगा, तब तक रेट और एप्रिसिएशन में आ जाएगा, बढ़ जाएगा इसका। ठीक है, तो एसेट का फॉर्मूला क्या है? लिमिटेड सप्लाई हाई डिमांड। चाहे हम हलवा ना बनाए तब भी अगर ये फिट होगा तब भी वो एसेट बनेगा। इसको याद रखना, आगे आपको समझने में काम आएगा। अब चेंज कम्स थ्रू इंटरनेट। अब ये जो मैं आपको स्टोरी सुनाने जा रहा हूं, ये ऐसी प्रूवन स्टोरी है जो हमने किताबों में भी पढ़ी है। अब मैं इसको साथ के साथ रिलेट करूंगा, जो मैंने आपको इतनी देर से कहानी सुनाई है उसको रिलेट करूंगा, आपने समझने की कोशिश करनी है। जो बदलाव दुनिया में आया है वो एक बार नहीं आया, 2 बार नहीं आया, बार बार आता गया है। ठीक है, और बार बार क्यों आया है? क्योंकि स्टार्ट करते हैं हम लोग करेंसी, क्योंकि आज हम लोग पैसे की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले जब दुनिया छोटी थी, कुछ लोग थे तो आपस में आदान प्रदान किया करते थे, इसको बार्टर सिस्टम बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है ना, आदान प्रदान, ये सब हमने पढ़ा है किताबों में, रिवीजन कर रहे हैं बस हम लोग। इस बार्टर सिस्टम को बहुत साल अभी भी गांव में होता है। कोई किसी ने धान लेना है तो उसके बदले दालें दे दी, चलता है। मैं झारखंड से रहने वाला हूँ तो विलेज में रहता मैं हूँ तो मुझे मालूम है। ठीक है, अब धीरे धीरे क्या होगा, जनसंख्या बढ़ी। अब जब पॉपुलेशन बढ़ता है तो क्या क्रिएट होता है? प्रॉब्लम। सिंपल सी बात है, और तो पूछोगे। अब उसका सोल्यूशन भी चाहिए, तो क्या हुआ, इस बार्टर सिस्टम के अंदर दिक्कत आई। कहता है एक बंदा बकरे को एक्सचेंज करना चाहता है तो मुर्गी वाला तो कर नहीं सकता एक्सचेंज, है ना? पर मुर्गी वाला कहता है मुझे तो बकरा चाहिए, चाहे मुझे उसकी टांग दे दो। समझ रहे? तो भाई एक्सचेंज का प्रॉब्लम बढ़ गया। तो यहां से हमारी जो शुरुआत हुई वो टोकन्स में आना शुरू हो गया, चमड़े के सिक्के से दन क्रिएट करते होते बड़ी डेवलपमेंट हुई, बड़ी किताबें लिखी गई है इसके ऊपर, कैसे कई सौ साल लगे आते आते, और करते करते मेटल में जब आए तो लास्ट जो मेटल रहा वो रहा गोल्ड का। लास्ट जो हमारी एंड हुआ वो हुआ गोल्ड कॉइन से। और गोल्ड कॉइन एक ऐसा सिक्का था, गोल्ड का व्यापार करने का माध्यम बना, जो पूरी दुनिया में एक्सेप्टेबल था, एक समान था, जिससे व्यापार पूरी दुनिया में हो रहा था। पढ़ा है जी, सभी ने पढ़ा है ना, गोल्ड से। पर साथ के साथ कई सौ साल के बाद एक और दिक्कत शुरू हो गई। पहले बार्टर सिस्टम में दिक्कत आई, फिर टोकन सिस्टम। टोकन, मेटल तो टोकन ही था, करेंसी तो था नहीं, पर चलता करेंसी की तरह था। क्या था? अब दिक्कत क्या थी कि भाई आप लोग दिल्ली में बैठे हो, व्यापारी आदमी यहां से मुंबई जाएगा, कैसे जाएगा? इतना सारा गोल्ड लेकर के, इतनी सारी मोहरें लेके कैसे जाएगा? चलो पहले एक जमाना था जब चोरियां वोरियां नहीं होती थी, अब लोगों को पता लग गया कि भाई मोहरें भी काम की होती है ना? तो चोरी चकारी भी होने लगी है, डकैती भी होने लग गई। अब डकैतों से कैसे बचेंगे? फिर क्या पावर चाहिए, फोर्स चाहिए बचाने के लिए। तो ये बड़ी घटनाएं बहुत सारी हैं, बहुत फिल्में भी हमने देखी है, इंग्लिश मूवीज देखी, हिंदी मूवीज देखी। पूरी दुनिया के अंदर बड़े चैलेंज रहे गोल्ड को लेकर के। धीरे 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 जब ये चैलेंज खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था, फिर दुनिया में एक बदलाव हुआ। ठीक है, और वो बदलाव क्या था? गोल्ड बैंक। चाइना में पहली बार गोल्ड बैंक जब बना था तो उसका गूगल में एक पेपर है जो पब्लिश हुआ था, वो अभी भी दिया हुआ है, बहुत बड़ा, इतना बड़ा गोल्ड बैंक बना। जो अमीर लोग थे उन्होंने कहा भी हम एक गोल्ड बैंक बना रहे हैं, आप अपना गोल्ड हमारे पास रखो, उसके बदले में एक पेपर मनी देंगे आपको और लगा के, ये हर जगह चलेगा, व्यापार कर सकते हैं। तो पूरे जितने भी कंट्री वाइज थे ग्लोबली,
सबने इसको एक्सेप्ट करके गोल्ड कम्युनिटी ने मिल करके गोल्ड बैंक बनाना शुरू किया और सबने अपने पेपर बनाने शुरू कर दिए। ये हिस्ट्री है। अब वो जो पेपर था, समझना क्या बदलाव हुआ दुनिया में। ट्रस्ट, पेपर क्या था? ट्रस्ट अगेंस्ट गोल्ड। पेपर इज नथिंग, पर वो ट्रस्ट था, सिंपल ट्रस्ट। अगर उसकी जगह पत्ते भी दे देते तब भी चल जाता। अब वो क्या था कि भाई आप अपना गोल्ड हमारे पास रखो, हम आपको एक पेपर देंगे, वो हर जगह व्यापार में आपके काम करेगा, सब जगह एज ए गोल्ड की तरह चलेगा पूरा। तो लोगों ने कहा ठीक है यार, घर में 10 मोहरें पड़ी हैं, 20 मोहरें पड़ी है, 1 किलो पड़ा हुआ है, कुछ चोरी होने का डर है, वहां रख देते हैं, पेपर ले लेते हैं। दूसरा, जब मर्जी आके ले लो, पेपर वापिस दो और उसको ले लो, सिंपल फंडा है। अब कहानी देखो कितनी मस्त थी। ये जब शुरू हुआ, मान लेते हैं ये भाई साहब है, इन्होंने दिया और पेपर ले लिया। अब पेपर तो आ गया, पहले गोल्ड मोहरों से सामान खरीदा करते थे, कर्जे वर्जे चुकाया करते थे, अब पेपर आ गए। अब इन्होंने इनसे कर्जा लिया हुआ था, तो इन्होंने क्या किया, भाई ये लो पेपर ट्रांसफर, ले लिया। इनको पता है भाई वहां गोल्ड जमा है इनका, जब चाहे ले लूंगा। अब इन्होंने उसको खर्च कर दिया, इस पेपर को आगे कुछ और खरीदने में, इनको दे दिया। इन्होंने भी कहीं खर्च कर दिया, व्यापार में यूज कर लिया, कुछ हो गया। अब पेपर घूम रहे, क्या घूम रहा है? ट्रस्ट। क्या घूम रहा है? ट्रस्ट घूम रहा है पूरी दुनिया में। और यकीन मानिए सिक्का लेने को गए नहीं वापस। क्यों जाएगा वापस? पेपर को रखना आसान है, कैरी करना आसान है, 10-20 पेपर ले जा सकता हूं मैं, इतने सारे गोल्ड को नहीं ले जा सकता। अब वो जब धीरे धीरे कन्वर्जन होना शुरू हुआ, तो यहां से जब सेंट्रलाइज सिस्टम डेवलप होना शुरू हुआ, तो यहां से हम लोग एंट्री हुए। और एंट्री होने के बाद हमारे को सेंट्रलाइज गवर्नमेंट ने क्या किया? पेपर करेंसी बनानी शुरू कर दी। हर एक देश के अंदर पेपर करेंसी बननी शुरू होगी। और ये पेपर करेंसी बनाने का जो आधार बना, वो क्या बना? गोल्ड। इसको कई सौ साल लगे इस बदलाव को होने में, कई सौ साल लगे, और ये बदल गया। और जब हम सेंट्रलाइज सिस्टम में आए तो गोल्ड उसका बेस बना। आज हम लोग यहां जी रहे हैं, यहां जी रहे हैं, यस सर नो? यस सर। अब हम जब यहां जी रहे हैं तो हमारे लिए बड़ा आसान है पेपर करेंसी को लेकर जाना, खरीदना, कुछ देना किसी को, है कि नहीं आसान? बदलाव जो भी हुए वो अच्छे के लिए हुए, इजी बनाने के लिए हुआ कि हमारा जिंदगी इजी हो। क्योंकि ह्यूमन ही तो बदलाव कर रहा है, हम ही तो बदलाव कर रहे हैं, हम अपने लिए तो बदलाव कर रहे हैं, अपनी पीढ़ियों के लिए तो बदलाव कर रहे हैं, किसी और के लिए थोड़ी कर रहे हैं। हम गाय भैंस बकरी के लिए कर रहे हैं क्या? ये नोट गाय भैंस बकरी इस्तेमाल करते हैं क्या? हम अपने लिए करते हैं ना। अब जब यहां पे पहुंचे तो नोट का इतिहास कितना पुराना है, कोई बताएगा? करेंसी, कागज के सिक्के कितना पुराना है सेंट्रलाइज, कोई बताएगा यहां पे? 50 साल मान ले, 50 साल मान ले, 50 साल, 37 में 50 साल मान लेते हैं, ठीक है। अब 50 साल बीत चुके हैं। अब फिर से पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अमिताभ बच्चन की फिल्म देखी है, नकली नोट बनाने वाला है, वो कट वाला क्या था, देखा? देखा आप सबने? यस। वो नकली नोट छापने वाले दो ऐसे थे, बिस्कुट जैसे होते थे, जिसके पीछे पूरी फिल्म बन जाती थी। वो दो प्लेट के पीछे पूरी फिल्म। समझिए क्या स्टोरी है। यानी कि 500 के अगर मैं 100 नोट यहां किसी को भी पकड़ाऊं तो गिनकर और चेक जरूर करेगा वो कि ये 100 नोट असली है या नहीं है। नहीं है। क्यों चेक करेगा भाई? क्योंकि उसको पता है कि भाई